हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है, ये जो रिलेशंस है, ये क्यों है, कैसे थे और कैसे खराब हो रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले है निज्जर की हत्या। जो ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या की गई है गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, तो उस पर कैनेडियाई एजेंसियों ने भारत पर आरोप लगाया कि उन्होंने इसे करवाया है, जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ, उन्होंने करवाया है, पर भारत की सरकार ने इसे नकार दिया है। तो दूसरा है डिप्लोमेटिक फॉलोअर्स। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडो कैनेडियन के बीच में है वो भी खराब हो रहे हैं। कनाडा ने जो भारत के राजनायक थे, डिप्लोमेट्स थे, उन्हें कनाडा से निकाल दिया है, निष्कासित कर दिया है, और भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो इससे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है खराब हो रहे हैं। दूतावास की सेवाएं भी दोनों देशों में बंद हो गई है, स्थगित कर दी गई है। फिर है फाइव आइज अलायंस। तो पहले समझते हैं कि फाइव आइज अलायंस क्या है। ये 5 देशों न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस और कनाडा के बीच में अलायंस है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में अलायंस है कि वो अपनी जो भी खुफिया जानकारियां हैं वो एक दूसरे देश के साथ साझा कर सकती है इस अलायंस के तहत। तो कनाडा ने क्या किया है कि जो भारत के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं और उसके लिए, मतलब कि उसको साबित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन लेने के लिए उन्होंने फाइव आइज अलायंस की मदद ली है। चलो अब जानते हैं कि भारत और कनाडा रिलेशनशिप के सिग्निफिकेंट एरियाज यानी कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहले है पॉलिटिकल रिलेशंस। जो भारत और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, राजनायक जो है एक दूसरे देशों के, इन्होंने 1947 के बाद बनाए थे, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। दोनों राष्ट्र डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, प्लूरलिज्म को कायम रखते हैं, जो उनके आपस के संबंधों का आधार बनाते हैं। इन सब चीज़ों जैसे ह्यूमन राइट्स है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इनकी वजह से ये जो इन दोनों के जो संबंध है वो टिके हुए हैं। इन संबंधों का आधार ही यही सब चीज़ें हैं। फिर है बोथ कंट्रीज कोलैबोरेट इन इंटरनेशनल फोरम सच एज कॉमनवेल्थ। मतलब कि दोनों जो देश हैं सच जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनमें कोलैबोरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ है, G20 है, यूनाइटेड नेशंस है, और अपने जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये एड्रेस करते हैं, सिक्योरिटी के ऊपर एड्रेस करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एड्रेस करते हैं। फिर है आर्थिक सहयोग यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो भारत और कनाडा के बीच में चीज़ों का आदान प्रदान है, कुल बिजनेस है, कुल बिलेटरेड बिजनेस है, वो 2023 में $9.36 बिलियन था। कनाडा बीइंग द 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया विद इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $3.3 बिलियन फ्रॉम 2000 टू 2023, यानी कि 2000 से लेकर 2023 तक कनाडा भारत का जो विदेशी निवेशक है वो सबसे बड़ा था। उसने 2000 से लेकर 2023 तक $3.3 बिलियन भारत में निवेश किए हैं। फिर है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, CEPA। इसके लिए चल रही वार्ता का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और व्यापार सुविधा में व्यापार को शामिल करके आर्थिक संबंधों को बढ़ाना है। यानी कि ये अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाते रहते हैं भारत और कनाडा एक दूसरे के साथ बिजनेस करके। ये जो CEPA है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते, इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे और इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर है डायस्पोरा कनेक्शंस। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय मूल के जो कनाडा में लोग रहते हैं वो 1.8 मिलियन के आसपास हैं, जिसमें से 1 मिलियन तो सीधा NRIs हैं, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा भारतीय मूल को संभालने वाला देश वो कनाडा है। फिर ये कनेक्शन दोनों देशों के सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियों, द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब कि ये जो भारत मूल के जैसे कनाडा में रहते हैं, एक दूसरे के सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, कल्चरल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे अब देखते हैं कि टीवी पर भी कनाडा में पंजाबी लोग ज़्यादा हैं या इंडियन ज़्यादा हैं, वो अपना कल्चर वहाँ मनाते हैं, चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, कल्चर डाइवर्सिफिकेशन होती है। फिर
पारिवारिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है। कनाडा और इंडिया के जो आपसी रिलेशन है इससे सुधरते हैं। फिर है एजुकेशन एंड स्पेस इनोवेशन। स्पेस कोलैबोरेशन में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और कनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट शामिल है कुछ, जिसमें जो कैनेडियन सैटेलाइट का इसरो द्वारा सक्सेसफुल लॉन्च शामिल है। जो कैनेडियन सैटेलाइट है उसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। फिर है एजुकेशन एक्सचेंज इज सिग्निफिकेंट विद इंडियन स्टूडेंट्स कंप्राइजिंग अराउंड 40% ऑफ कैनेडाज इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन। मतलब कि जो कनाडा में इंटरनेशनल पॉपुलेशन है वो 40% तो अकेले इंडियंस हैं। इससे क्या होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी इनहैंस होती है। अब समझते हैं कि व्हाट इज द मेजर चैलेंजेस इन भारत कनाडा रिलेशंस। मतलब कि इन दोनों के रिलेशंस में मेजर चैलेंजेस क्या आए हैं, क्या हुआ है इन दोनों देशों के संबंधों के बीच में। सबसे पहले है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज इशू। कनाडा ने वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए भारत में बढ़ते तनाव के बीच अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ और नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। मतलब कि वियना कन्वेंशन है, इसके बारे में हम भी अगली वीडियो में बात करेंगे। ये वियना कन्वेंशन 1961 से 1968 के बीच में हुआ था कुछ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मतलब बात का ये है कि भारत में जो तनाव बढ़ रहा है कनाडा के बीच में, उसको देखते हुए जो कनाडा है वो अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ की ओर ज़्यादा बल देता है, वो भारत को नकार देता है, या ऐसे कुछ इनके बीच में संबंध चल रहे हैं डिप्लोमेसी को लेकर। जैसे उन्होंने हमारे राजनयिकों को निकाल दिया, हमने उनके राजनयिकों को निकाल दिया, तो ऐसे कुछ संबंध चल रहे हैं। फिर है खालिस्तानी इशू। भारत खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप के प्रति कनाडा की सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस को अपनी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति खतरा मानता है। जैसे आप देखते हैं कि कितने सारे सेपरेटिस्ट हैं वहाँ से बैठकर हम भारत को जो थ्रेट देते हैं, जो कनाडा है वो इसको टॉलरेट कर रहा है, वो वहाँ आसानी से रह रहे हैं, आरामदायक ज़िंदगी बिता रहे हैं, पर भारत है उसको अपने ऊपर एक खतरा समझता है। जैसे खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की जो हम बात कर रहे थे, उसकी हत्या के बाद ये मामला ज़्यादा गर्माया है। तो कनाडा को लगता है कि भारत में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो अपने जो पक्ष है उसको साबित करने में लगी हुई है। इससे जो हो रहा है कि दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, तनाव की स्थिति बढ़ रही है, जिससे जो ये आगे की चीज़ें हैं, राजनयिकों को निकालना, दूतावास स्थगित करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर है इकोनॉमिक एंड ट्रेड बैरियर। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो ट्रेड में भी बैरियर आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब होगी, तो दोनों पक्षों का व्यापार धीमा हो गया है। और डिप्लोमेटिक क्राइसिस के कारण भारत में कैनेडियन इन्वेस्टमेंट के कम ज़्यादा होने का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जैसे संबंध चल रहे हैं तो दोनों पक्षों का व्यापार धीमा होगा ही। इससे क्या है कि जो कनाडा भारत में निवेश करता था, इन्वेस्ट करता था, तो उसकी जो स्थिति है कम ज़्यादा होने की जो कगार पर है, जिसे भारत सामना करना पड़ा है भारत को इकोनॉमिक इश्यूज़ का। जैसे सीधी सी बात है, कोई निवेशक हमारा हट जाएगा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सारा काम रुक जाएगा, है ना। तो काम रुकेगा तो नहीं, पर धीमी रफ्तार से हो जाएगा, जो भारत को सामना करना पड़ रहा है। फिर है वीज़ाज एंड इमिग्रेशन इशू। ड्यू टू ए रिडक्शन इन कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ इन इंडिया, इंडियंस अप्लाई फॉर वीज़ा फेसिंग सिग्निफिकेंट डिलेज। मतलब कि जैसे कि डिप्लोमेट्स को बुला लिया गया है कनाडा में वापस, भारत ने निकाल दिया है, भारत से भारतीय दूतावास को निकाल दिया गया है। इसका असर कहाँ पड़ रहा है सबसे ज़्यादा, जो छात्र कनाडा में जाना चाहते हैं, वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, उनके वीज़ास बंद कर दिए गए हैं या थोड़े देर के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। तो इसका असर वीज़ास पर पड़ रहा है, वहाँ दाखिला लेने वाले आवेदकों पर पड़ रहा है। फिर है जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। अब अगर बात है कि कनाडा द्वारा जो भारत पर आरोप लगाए गए हैं वो सच हो जाते हैं, मतलब कि कनाडा सच कर देता है, तो G20 में भारत की जो रेपुटेशन इतनी बड़ी हुई है वो कम हो जाएगी, जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। कनाडा की G7 मेंबरशिप और 5 आइज अलायंस के साथ रिलेशन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित भारत के रणनीतिक साझेदारों के लिए सिचुएशन जटिल कर देते हैं। मतलब कि कनाडा की जो ये G7 मेंबरशिप और 5 आइज अलायंस के साथ जो रिलेशंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के सहित, मतलब कि जो कनाडा रिलेशन बना रहा है, भारत के जो स्ट्रेटेजिक साझेदार हैं, रणनीतिक साझेदार हैं,
उनके लिए इनको संभालना थोड़ा सा जटिल हो सकता है। अब इन संबंधों को सुधारने के लिए क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए दोनों देशों को? सबसे पहले तो ये जो सेपरेटिस्ट का मुद्दा है, खालिस्तानी मुद्दा है, इस पर बैठकर दोनों सरकारों को चर्चा करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। इससे ही मसला हल हो सकता है। और जो व्यापार और निवेश है उसके ढांचा बनाना चाहिए पूरन, और उसके ढांचे को सही करना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए दोनों देशों को अपने बीच। अब इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो स्टेज है इनके पास वो कैसा होना चाहिए? जैसे G7 की समिट है, वहाँ पे इन दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। G20 में बातचीत करनी चाहिए। फाइव आइज अलायंस का एक गठजोड़ बुलाना चाहिए, जो एक मंच बुलाना चाहिए। वहाँ पर दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे देश के साथ बैठकर वार्तालाप करनी चाहिए, तब ये मुद्दे जाकर सुलझ सकते हैं। तो इस टॉपिक से दो और टॉपिक निकले हैं। पहला है CEPA यानी कि कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और दूसरा है वियना कन्वेंशन। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप भी इन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारी नॉलेज के दूसरों के साथ शेयर करें। अगर हमने कुछ गलत बोला है या हमसे कुछ छूट गया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।